नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए आज मैं सीजीएल मेंस का एक सेट लेकर आया हूं। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, आपके साथ जो भी स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बाकी सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये सेट सॉल्व करने में बेहद अच्छा मज़ा आएगा, क्योंकि सीजीएल मेंस का 200 क्वेश्चन का एक मैंने सेट लिया हुआ है, जहाँ पर आज मैं सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम, फ्रेजेस और कुछ एरर की बात करूँगा। सेंटेंसेस बहुत अच्छे हैं, वोकैब बहुत अच्छे हैं और ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। यकीन मानिए कि ये सेट इतना मज़ेदार है कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको एहसास होगा कि वास्तव में आपने कोई सेट सॉल्व किया है। और इसके बाद भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे बाकी छात्रों के लिए जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है, ये मैंने पुराने सेट का एक जो क्वेश्चन का एक सेट लिया हुआ है, ये हम लोग आज मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि आपके साथ जो भी लोग ये एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी बात मानिए। सबसे पहली चीज़ तो ये वीडियो से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन का सेट हम लोग जो है कुछ पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए और जो है स्टार्ट करिए। नंबर फर्स्ट में हमारे सामने क्या किया हुआ है, ज़रा ध्यान दीजिए। नंबर फर्स्ट में हमारे सामने एक सेट है जिसमें हम लोग को क्या करना है कि सिनोनियम्स निकालने हैं। हम लोगों को सिनोनियम निकालने हैं और आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं उन सभी सिनोनियम्स की जो कि यहाँ पर हम लोगों को सॉल्व करने हैं। तो नंबर फर्स्ट पे हमारे सामने एक सिनोनियम लिखा हुआ है, वो है एब्निगेशन। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, नंबर फर्स्ट पे हमारे सामने एक सिनोनियम लिखा हुआ है, वो है एब्निगेशन। और उसके बाद हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है डिनायल, दूसरा दिया है एक्सेस, तीसरा दिया है यील्डिंग, चौथा दिया है एडमिटेंस। अब आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा, बताइएगा सही ऑप्शन कौन सा होगा। सिनोनियम निकालना है और बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं। नंबर जो हमारा ये लिखा हुआ है कौन सा, ये जो हमारा नंबर लिखा हुआ है वेट, आइए ज़रा ध्यान दीजिए। ये जो हमारा पहला नंबर लिखा हुआ है, ये देखिए एब्निगेशन। तो एब्निगेशन के हमारे सामने 4 ऑप्शन लिखे, डिनायल, एक्सेस, यील्डिंग, एडमिटेंस। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग अगर बात करेंगे एब्निगेशन की, तो ये बना हुआ है एब्निगेट से। हम सभी को मालूम है कि एब्निगेट का मतलब होता है हम किसी चीज़ को जो है त्याग देते हैं, हम उस चीज़ को जो है अपनाते नहीं, उस चीज़ को मना कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं। यही कारण है कि त्यागने के लिए एब्निगेशन का जो सिनोनियम बनेगा वो क्या बनेगा, डिनायल बनेगा। क्या बनेगा, डिनायल। डिनायल जो है वो डिनाई का नाउन है। बाकी 4 ऑप्शन आपको पता है। अब ज़रा देखिए, एक काम करिए, सेकंड और थर्ड ये दोनों जल्दी से करिए। देखिए सेकंड और थर्ड जल्दी से करिए और करके दिखाइए इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोगों को करना है, जल्दी बताइए। डिस्कशन जो है बड़ा मज़ेदार होगा ये, क्योंकि सेट बड़ा जो है जानदार है। जल्दी बताइए, सेकंड और थर्ड दोनों करके दिखाइए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर हम लोग नंबर सेकंड की बात करेंगे यहाँ पे, तो बिरेफ्ट जो वर्ड आप देख रहे हैं मेरे बच्चों, जो आप वर्ड बिरेफ्ट देख रहे हैं, इस बिरेफ्ट का जो मतलब है, इसका मतलब होता है कहीं पर किसी चीज़ की कमी होना। अब अगर कमी की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फुल तो होगा नहीं, हैप्पी होगा नहीं, पॉपुलस होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, डेप्राइव। अब डेप्राइव की अगर बात करें तो डेप्राइव का मतलब होता है किसी इंसान से कुछ छीन लेना। डेप्राइव का मतलब क्या होता है, किसी इंसान से कुछ छीन लेना। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर हमने किसी इंसान से कुछ छीन लिया वहाँ पर किसी चीज़ कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर बिरेफ्ट कर लेंगे। अब अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पर बिरेफ्ट की बात कर रहे हैं तो इसका पर्यायवाची के तौर पर यानी कि सिनोनियम के तौर पर वहाँ पर डी वॉइड भी आ सकता है। स्पेलिंग है DEVOID। हिंदी सेम हो जाएगी, किसी चीज़ की कमी होना। तो हमारा सही ऑप्शन बेटा कौन सा हो जाएगा बच्चों, हमारा जो सही ऑप्शन बेटा हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे डेप्राइव्ड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए कैराउज की।
अब आपको अगर याद हो तो जब भी इंसान बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करता है, बहुत ज़्यादा आनंद उठाता है, तो वहाँ पर हम लोग देखिए कैराउज करते हैं। कैराउज के अगर सिनोनियम की बात करेंगे बच्चों, तो वहाँ पर हमारे लिए जो फ्रॉलिक शब्द है, ये फ्रॉलिक मजा मस्ती, ये एज ए सिनोनियम जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बताइए आया कि नहीं आया? आया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये जो हम लोग देख रहे हैं फ्रॉलिक, इस फ्रॉलिक का एक पर्यायवाची और होता है। कैराउज का मतलब मौज मस्ती, फ्रॉलिक का मतलब मौज मस्ती। इसको हम लोग इंग्लिश में गैम्बॉल कहते हैं, GAMBOL। जिनको नोट करना हो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर आप ध्यान देंगे तो पहला हो जाएगा त्यागना यानी कि डिनायल, दूसरा हो जाएगा बेरेफ्ट कमी यानी कि डेप्राइव, तीसरा हो जाएगा कैराउज। कैराउज का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रॉलिक। अब देखिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर नंबर 4 से लेकर 6 तक की, जहाँ पर हम लोगों को अपोजिट निकालना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अपोजिट निकालना है। अब हमको यहाँ पर देखिए जो है 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 3 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करना है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, जल्दी बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हम लोग करेंगे, जल्दी बताइए। पहले 2 कर लीजिए, फिर तीसरा कर लेंगे बाद में, तो ऊपर थोड़ा चमक रहा है ना, इसलिए। चलिए, एग्रेंडाइज और कॉन्ट्रूज का आपको सही ऑप्शन बताना है। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा हमारे लिए। चलिए, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को यहाँ पर ऑपोजिट निकालना है, सिनोनियम नहीं निकालना है। अब अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, देखिए नंबर क्वेश्चन चौथे की, तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, एक्लेम, बूस्ट, पार्ले और बिलिटल। अब यहाँ अगर आप एग्रेंडाइज की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, एग्रेंडाइज का मतलब होता है किसी इंसान की तारीफ करना। देखिए, अगर हम किसी इंसान की तारीफ करने की बात करेंगे तो एग्रेंडाइज का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? किसी इंसान की तारीफ करना। अब तारीफ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इसका हम उल्टा करेंगे, किसी इंसान की आलोचना करना, उस इंसान का अपमान करना, नीचा दिखाना। तो नीचा दिखाने के लिए हम आप लोग क्या करेंगे बच्चों? बिलिटल का यूज़ करेंगे। बिलिटल माने किसी इंसान को नीचा दिखाना या उस इंसान का अपमान करना। अब अगर बात करेंगे यहाँ पर देखिए हम लोग नंबर 5वें की, तो कॉन्स्ट्रू के हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डेड्यूस, एक्सपाउंड, इन्फर और ऑब्सक्योर। अब आपको बताना है इन चारों में से सही ऑपोजिट कौन सा होगा। देखिए, कॉन्स्ट्रू जो हम लोग वर्ड लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, यानी उस चीज़ को स्पष्ट करना। फिर से देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्स्ट्रू की, तो इसका मतलब है किसी चीज़ को समझना या किसी चीज़ को मेरे भाई स्पष्ट करना। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आपके लिए समझने लायक है तो उसका उल्टा कर देंगे, जो चीज़ समझ में ना, यानी कि अस्पष्ट। और अस्पष्ट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरा भाई? ऑब्सक्योर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्सक्योर कहते हैं, OBSCURE। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर यहाँ पर आप फर्स्ट वर्ड की बात करेंगे, डेड्यूस, तो डेड्यूस का मतलब होता है दोनों पक्षों की बातों को सुनकर कंक्लूजन देना, यानी कि कंक्लूड का पर्यायवाची। तो डेड्यूस और कंक्लूड जो है दोनों हमारा पर्यायवाची बन जाएगा, डेड्यूस और कंक्लूड। ठीक है, चलो। एग्जीजेंट वर्ड देख रहे हैं, इसका हमको अपोजिट निकालना। जल्दी बताइए कौन सा अपोजिट हो जाएगा, जल्दी बताइए। एग्जीजेंट वर्ड देख रहे हैं, बताइए इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा बच्चों। देखिए, एग्जीजेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जब एकदम से आकस्मिक हो जाती है, इंस्टेंट हो जाती है, तो इंस्टेंट तो में इसका क्या करना, क्या है इसका सिनोनियम हो जाएगा बच्चों। लेकिन जो चीज़ एकदम से हो उसका उल्टा हम लोग अगर कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूजुअल। जो चीज़ें अक्सर होती रहती हैं, देखिए जरा, अगर हम इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा? यूजुअल। जो चीज़ें अक्सर होती रहती हैं, ये मेरा भाई इंग्लिश में बेटा क्या कहलाएगा बताइए? ये बेटा इंग्लिश में क्या कहलाएगा? देखिए, जो अक्सर होती है, यूजुअल कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एग्जीजेंट आप देख रहे हो, इस एग्जीजेंट का बेटा मतलब हमारा क्या है? एकदम से होने वाला, और इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यूजुअल, जो कि अक्सर होता रहता है। अब हमें करना क्या है बच्चों? अब हमें यहाँ पर बताना है सही इडियम्स दिए हुए हैं, और इन इडियम्स को हमें जो है पढ़कर इनका सही मतलब बताना है और सही ऑप्शन चेक करना है। पहला दिया हुआ है अलार्मस एंड एक्सकर्जन्स, 4 ऑप्शन दिए हैं, वैल्यू फॉर मनी एंड टाइम, कंफ्यूज्ड एक्टिविटी एंड अप्रोच, सोर्स ऑफ फन और अम्यूजमेंट, और बाकी आप जानते हैं। अब जल्दी से बताइए इसमें कौन सा सही ऑप्शन करेंगे, बताइए। और ये 8वां भी करना है, 7वां 8वां दोनों करना है।
बताइए कौन सा ऑप्शन करेंगे। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने दोनों ऑप्शन देख लिए हो तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। अलार्मस एंड एक्सकर्जन्स का मतलब होता है, देखिए वैसे तो एक्सकर्जन का मतलब अगर आप अलग से देखेंगे तो उसका मतलब होता है कहीं पर सैर सपाटा करने जाना, ठीक है। अब अलार्मस और एक्सकर्जन जो मुहावरा लगाते हैं वो ज़्यादातर लगाते हैं कन्फ्यूज्ड एक्टिविटी एंड अपरोर के लिए, यानी कि आप हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में कर रहे हैं। इसका मतलब कि चीज़ें जो है हमारे लिए नेगेटिव हैं और चीज़ें हमारे साथ पॉजिटिव नहीं चल रही हैं, तो इंग्लिश में क्या कहलाएगा, कन्फ्यूज्ड एक्टिविटी एंड अपरोर। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कम है ये वाला, लेकिन नंबर 8वां जो है अप इन द एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप इन द एयर बेहद इंपॉर्टेंट मुहावरा है। इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ। जब कोई चीज़ हवा में होती है तो इसका मतलब ये होता है कि अभी इस पर जो है उसको सेटल किया जाना रह गया है, यानी कि स्टिल टू बी सेटल्ड हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा। जैसे आप ये कहते हैं ये मैटर अभी भी हवा में ही है, इसका मतलब है कि इस पर भी चर्चा चल रही होगी, या ये मामले जो है सब कहने के लिए हैं, इस पर जो है सोल्यूशन अभी तक नहीं किया गया है। नंबर 9वां 10वां और 11वां ज़रा ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन सा लग रहा है, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए किया जाएगा। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेट है ये, और आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन जो हमें करना पड़ेगा। 9वां 10वां 11वां करिए। बताइए कौन सा ऑप्शन कर सकता है। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा तो मैं बता दूं तो ये पेनीलेस लिखा हुआ, पेनीलेस, जिसके पास पेनी यानी पैसा ना हो। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, गिव वन सेल्फ एयर्स, गिव वन सेल्फ एयर, अपने आप को हवा में दिखाना। इसका मतलब कई बार ऐसा होता है ना, लोग अपने आप को जो है बहुत दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। गिव वन सेल्फ एयर का मतलब ही वही है। जब आप अपने आप को दूसरों से ज़्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश करिए, अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हूँ, तो ये इंग्लिश में प्रिटेंड टू बी गुड कहलाता है। तो गिव वन सेल्फ एयर जो हो जाएगा वो प्रिटेंड टू बी गुड हो जाएगा, और इन द एयर ऐसे मैटर के लिए लगाएंगे जिसको भी सेटल किया जाना रह गया है। अल्फ़ाबेट सूप की बात करते हैं बच्चों। देखिए अल्फ़ाबेट सूप क्या है। अल्फ़ाबेट सूप का मतलब है इनकॉम्प्रिहेंसिबल और कंफ्यूजिंग मिक्स। देखिए जहाँ पर भी सूप वर्ड आ जाता है वहाँ पर चीज़ें हमेशा नेगेटिव होती है, जैसे इन द सूप होना, इट मीन्स इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। तो जो अल्फ़ाबेट सूप की बात करेंगे तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल और कंफ्यूजिंग मिक्स, यानी कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरी हुई हैं। तो जहाँ पर भी सूप का मतलब आएगा वहाँ पर चीज़ें हमेशा नेगेटिव होंगी, चाहे इन द सूप की बात करें चाहे अल्फ़ाबेट सूप की बात करें। अब नंबर जो है 11 की बात करते हैं। ऑल 1 2, 11 पे अगर लिखा हुआ है ऑल 1 2 तो इसका मतलब ये है कि सभी के लिए बराबर है, यानी कि मेक नो डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं पड़ रहा। देखिए ऑल 1 2, ऑल मतलब सभी के लिए, वन मतलब बराबर है, यानी कि कोई भी अंतर हमें पैदा नहीं कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, मेक नो डिफरेंस। एन आर्टिकल ऑफ फेथ की बात करते हैं, एक ऐसी चीज़ जिस पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास हो। सिंपल है, अ फर्मली हेल्ड बिलीफ। क्लियर हो गया। चलो अब नंबर 13 और 14 ज़रा ध्यान से देखिए और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन दो कर सकता है, बताइए। नंबर 13वां और 14वां देखिए ज़रा कौन सा ऑप्शन इसमें कर सकते हैं। चलिए, इन द एसेंडेंट का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस। मैं आपको सीधे बता देता हूँ, बाकी ऑप्शन कंपेयर करने से फायदा नहीं, कोई क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 200 क्वेश्चन का सेट है। इन द एसेंडेंट का मतलब होता है कि राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस, यानी कि जब भी आप अपने पास अपना रुतबा बढ़ा रहे होते हैं, पावर हासिल कर रहे होते हैं, इन द एसेंडेंट कहलाता है। मैं आपको इसका पूरी बात बता देता हूँ। देखिए वैसे एसेंडेंट जो होता है ये कह सकते हो कि आप प्रकार की आपने किसी, देखिए एसेंड और एसेंड माने क्या होता है, चढ़ना, और डिसेंड माने क्या होता है, उतरना। तो आप ऐसे कर दो ना कि एसेंड माने चढ़ना होता है, तो जो इन द एसेंड जो चढ़ने वाला है, जो चढ़ रहा है मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जा रहा है मतलब क्या है, चीज़ें उसके पास में पावर वो और ज़्यादा जो है प्रमोट हो रहा है, चीज़ें उसके पास ज़्यादा पावरफुल हो रही है, तो क्या कहलाएगा इंग्लिश में, राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस। ठीक है। ब्रिंग होम द बीकन, अब ये मतलब हमको करना है। देखिए ब्रिंग होम द बीकन का मतलब क्या हो गया। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दे पाया मैं। एन एक्शन टू बी टेकन व्हेन ऑल फेल्स, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव। एक ऐसा एक्शन जिसको जिसको लिया जाए जब बाकी जब एक्शन जो है फेल हो जाते हैं, या किसी इंसान का या किसी चीज़ का एहसानमंद होना, स्पेशली कब, तब जब हम उस चीज़ को अपने पास में रखे हुए हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये देखिए ज़रा, ये देखिए, ठीक है, मैं ज़रा इसको जूम कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, कहाँ गया।
थोड़ा दूसरा रह गया मेरे ख्याल से। एक मिनट, वेट। ये देखिए, तो जब हम लोग इसकी बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए क्या है, ये देखिए सप्लाई मटेरियल सपोर्ट सप्लाई करना। और जो लास्ट ऑप्शन हमको दे रखा हुआ है वो दे रखा हुआ है सेटबैक मतलब होता है आघात हो जाना। तो ये हमारा बेटा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा बच्चों सप्लाई मटेरियल सपोर्ट। थोड़ा सा मैंने जो है आज काम किया हुआ है और ये चीज़ें उतनी क्लियर नहीं लग रही क्या, बताइए ज़रा। देखिए चलिए कोई बात नहीं, अब हम एक काम करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे उन सभी शब्दों की जो हमारे लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बनकर आए हुए हैं। देखिए अब नंबर 17 की बात करते हैं। नंबर 17 पे लिखा हुआ है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, यानी कि जब आप पैसे का गबन कर देते हैं तो कौन से शब्द का यूज़ करते हैं। अब आपको ऑप्शन लिखिए हम आपके सामने, देखिए पहला है एब्रिजमेंट, दूसरा है कॉन्डीमेंट, तीसरा है एम्बेजलमेंट, चौथा है बेरीवमेंट। और मेरे ख्याल से मैं दूसरा छोड़कर सारे ऑप्शन बता चुका हूँ। एवरेज का मतलब वैसे चलिए बताएंगे बाद में। देखिए आपको मैं बताता हूँ, जब भी कोई इंसान पैसे का गबन करता है तो वहाँ पर ऑप्शन के तौर पे एम्बेजलमेंट लगाते हैं। EMBEZZLEMENT, एम्बेजलमेंट क्या होता है, पैसे का गबन करना। और किसी की मौत पर मनाया जाने वाला जो शोक होता है बेटा क्या कहलाता है, वो बेरीवमेंट कहलाता है। तो फिलहाल यहाँ पर एम्बेजलमेंट हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। वन हु हैज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच ए वे दैट साउंड सीम्स टू बी कम फ्रॉम अनदर पर्सन, एक ऐसा इंसान जो जिसके पास ऐसी बोलने की कला है कि ऐसा लगता है कि वो आवाज़ किसी और के मुंह से आ रही है। आपको ये ऑप्शन बताना है, एब्सोल्यूटिस्ट, बिब्लिसिस्ट, क्लेवरिस्ट और वेंट्रिलॉकिस्ट। सेंटेंस में सारे ऑप्शन सरल हैं, बता देंगे, आप सुनकर ही बता देंगे। इसका सही ऑप्शन बेटा हमारा हो जाएगा वेंट्रिलॉकिस्ट। वेंट्रिलॉकिस्ट ये एक ऐसा इंसान है, वो इस तरह बोलता है ऐसा लगता है कि आपको आवाज़ जो है किसी और व्यक्ति के मुंह से आ रही है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा ना कि वो एक छोटा सा गुड्डा या जोकर हाथ में लिए रहता है और वो बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो गुड्डा बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम ये बात करते हैं वन हु चेंजेस साइड, वो जो अपना साइड बदल लेता है, जो अपनी पार्टी बदल लेता है मेरा भाई। दल बदलू इंसान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। ऑप्शन लिखे हमारे सामने, साइनोस्योर, डीमागॉग, एपिक्योर, वेंडल। चारों ही ऑप्शन सरल ने बता सकते हैं, सॉरी एसेटिक, टर्नकोट, वर्टुओजो, कॉनिजर, ये चार ऑप्शन लेके बताना है। जो अपनी पार्टी दल बदल लेता है, दल बदलू इंसान कौन, ये बेटा मैं बता दूं इंग्लिश में आपका कहलाएगा टर्नकोट। टर्नकोट कौन इंसान है, दल बदलू है जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर लेता है, अपना धर्म बदल लेता है। अब मैं आपको बताऊं, टर्नकोट अगर नहीं करना चाहते तो इसके ऑप्शन के तौर पे एक जो वर्ड आता है वो लिख लीजिए पर्यायवाची तौर पे, रेनेगेड। वर्ड है RENEGADE, रेनेगेड माने क्या हो जाएगा, दल बदलू। क्लियर हो गया। चलिए अब नंबर 20 की बात करते हैं। वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, वो इंसान जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट करता है, कौन है बताइए। सारे ऑप्शन सरल बता देंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन करेंगे। देखिए मैं बताता हूं आपको, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट करता है वो बेटा इंग्लिश में क्या कहलाता है, वेंडल कहलाता है। डिमागॉग वो इंसान है जो भड़काऊ भाषण देता है। और साइनोस्योर वो है जो आकर्षण का केंद्र यानी कि सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो वेंडल पब्लिक प्रॉपर्टी नष्ट करने वाला व्यक्ति हो जाएगा मेरे भाई। और डिमागॉग कौन है, जो भड़काऊ भाषण देता है। वन हु डाइज विदाउट विल, जो बिना जो है वसीयत के मर जाए, उस इंसान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए। मज़ेदार ऑप्शन है यार, कितना बढ़िया देखो लग रहा है पढ़कर। वन हु डाइज विदाउट अ विल, चार ऑप्शन दिए, इंटेस्टेट, एफेमिनेट, फ्यूजिटिव, हेरेटिक। बताइए मैं बताऊं, इसका जो सबसे सही ऑप्शन होगा मेरे भाई वो कहलाएगा इंटेस्टेट। इंटेस्टेट वो है जो बिना वसीयत के मर जाता है। एफेमिनेट वो है जिसकी हरकतें लड़कियों जैसी होती हैं। अब मैं बहुत आराम से नहीं बोल सकता हूँ, जिसको नोट करना हो भैया अपने कॉपी लेकर नोट करते रहना। फ्यूजिटिव वो इंसान जो कानून से भागता रहता है, भगोड़ा। ठीक है, चलो। वन हु हैज़ नो मनी, जिसके पास पैसा ना हो यानी गरीब इंसान। अब आप बताओ कौन व्यक्ति हो सकता है, पॉलीग्लॉट, पॉपर, रैक्लूज, ल्यूनेटिक। बताइए मैं बताता हूँ, जिसके पास पैसा नहीं मेरे भाई वो इंग्लिश में पॉपर मतलब गरीब कहलाएगा, क्योंकि पॉलीग्लॉट का मतलब होता है जो कई भाषाएं बोल लेता है। ल्यूनेटिक पागल होता है। रेक्ल्यूज का मतलब होता है सन्यासी व्यक्ति, जो सन्यास ले लेता है जीवन से और अपना जीवन साधुओं जैसा जीता है। फिलहाल गरीब को बेटा बोलेंगे पॉपर। और जिन बच्चों को याद ना हो, पॉपर को इंग्लिश में इम्पैक्यूनियस कहते हैं।
अब नंबर 23 की बात करते हैं। किसी इंसान को मुक्त करना सारे दोषों से, यानी दोषों से मुक्त करना, जब जज बरी कर देता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइब्रो, एस्केपिज्म, हेनपेक, एक्सोनरेट। बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है? मैं बताता हूँ। जो इंसान किसी को सारे आरोपों से मुक्त, सॉरी, किसी इंसान को सारे आरोपों मुक्त करना क्या कहलाएगा? इंग्लिश में एक्सोनरेट कहलाता है। जब भी आप किसी इंसान को कोर्ट तक खींच के ले जाते हैं और मान लीजिए जज ने क्या किया, जज ने उस इंसान को जो है आरोपों से मुक्त कर दिया कि भैया ये बिल्कुल अच्छा इंसान है, इस पे जो दोष लगे जो झूठे हैं, वो इंग्लिश में एक्सोनरेट कहलाएगा। हाइब्रो इंसान घमंडी होता है, ठीक है। और हैंडपैक होता है जोर को गुलाम, यानी कि जो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, प्यार करता हो कि वो उसकी सारी बातें मानता है बिल्कुल नौकरों की तरह, वो हैंडपैक कहलाएगा। फिलहाल यहाँ पर सही ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा? एक्सोनरेट हो जाएगा। जो कम बोलता है, वन हु स्पीक्स लेस, बताइए कौन सा व्यक्ति कहलाएगा? बोहेमियन, रेटिसेंट, एपोस्टेट, आर्बिट्रेटर। बताइए। मैं बताता हूँ बच्चों। जो कम बोलता है उस इंसान को इंग्लिश में रेटिसेंट कहते हैं। रेटिसेंट और टैसीटर्न दोनों ही पर्यायवाची आपस में होते हैं। सही ऑप्शन रेटिसेंट बनेगा। बोहेमियन वो इंसान जो समाज में अनऑर्थोडॉक्स काम करता है, जो समाज से हटकर काम करता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि दलबद्दू को टर्नोकोट कहते हैं मेरे भाई। टर्नोकोट की जगह आप दलबद्दू को इंग्लिश में एपोस्टेट भी कह सकते हो, ठीक है। आर्बिट्रेटर कौन होता है? जो पंचायत में झगड़ा जो है निपटारा करता है। मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मेंबर है। अरे यार अब समझ में आया कि चलिए, एक ऐसा इंसान जो कि मेंबर है किसका? डाकुओं के समूह का। अब ऑप्शन बताइए कौन सा? कैनिबल, ब्रिगेंड, कॉकेट, शॉविनिस्ट। बताइए क्या हो सकता है? मैं बताता हूँ बच्चों। देखिए, जो इंसान डाकुओं डकैत के समूह का जो मेंबर, वो इंग्लिश में ब्रिगेंड कहलाता है, ठीक है। ब्रिगेंड, ब्रिगेडियर नहीं, ब्रिगेंड। कैनिबल जो मानव मांस खाता है। शॉविनिस्ट किसी का अंधा अनुकरण करने वाला, यानी कि ब्लाइंड फॉलोअर। कॉकेट कैरेक्टरलेस वुमेन के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड में से एक है। अब चलिए आइए 26 पे आइए। अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, पेड़ के नीचे की छायादार जो भाग होता है वो इंग्लिश में क्या कहलाता है? बताइए। ये वर्ड थोड़ा सा नया होगा, मैं बताता हूँ। इसका सही ऑप्शन हमारा बोर हो जाएगा, क्योंकि डेबोनायर का मतलब होता है वेल फैशन्ड पर्सन। गवर्नमेंट का मतलब होता है अच्छे भोजन का पारखी। फ्यूजिटिव माने होता है भगोड़ा। तो जो पेड़ के नीचे का छायादार भाग है वो इंग्लिश में बोर कहलाएगा। डेबोनायर वेल फैशन्ड पर्सन, हाँ, गवर्नमेंट अच्छे भोजन का पारखी। अब स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, पूजा करने के लिए जो जगह है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? बताइए। मैं बताता हूँ बच्चों। पूजा करने की जो जगह है इंग्लिश में, वो आपका स्थान चैपल कहलाएगा। चैपल स्पेशली क्रिश्चियनिटी में बड़ा यूज़ किया जाने वाला वर्ड है, कि जहाँ छोटा सा अपना घर अपना उन्होंने बना रखा है जगह, और जो वहाँ पूजा पाठ करते हैं। केच जहाँ पर आप अस्त्र शस्त्र रखते हो, ठीक है। और चलिए ये काम का नहीं है। आइए 28 पे आइए। अ पर्सन विदाउट होम, एक ऐसा इंसान जो बिना होम के हो, बिना जॉब के हो, बिना प्रॉपर्टी के हो। इंग्लिश में उस इंसान को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन देखिए। नार्सिसिस्ट, डेरेलिक्ट, आइक्नोक्लास्ट, इम्प्रैग्नेबल। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? देखिए डेरेलिक्ट, मैंने कल ही बताया था कुछ बच्चों को अपनी क्लास में, कि जो इंसान अपनी ड्यूटी नहीं निभाता, इंग्लिश में उस इंसान को डेरेलिक्ट कहते हैं। नार्सिसिस्ट अपनी तारीफ करने वाला होता है। आइक्नोक्लास्ट जो पवित्र मूर्तियों को तोड़ता है। और इम्प्रैग्नेबल जिसे भेदा ना जा सके, यानी कि इसको पेनिट्रेट ना किया जा सके। तो 28 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेरेलिक्ट हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर 3 स्पेलिंग यहाँ पर लिखी हुई हैं, और आपको बताना है इसमें से कौन सी स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट लिखी है। ये दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है यार? दिखाई पड़ रहा है? देखो, देखते हैं, कोशिश करते हैं। इसको हटा देते हैं, चलो इसको बाद में कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए नंबर 3 की। चलिए नंबर 3 की बात करते हैं, और यहाँ पर बताते हैं बच्चों कि हम लोगों को कौन सा सही वर्ड यहाँ पर भरना है। ये भी नहीं क्या पड़ रहा है? कल कर देंगे, चलो यार। अब ये देखो ज़रा, ही यूज्ड टू सिट्स डे एंड नाइट। ये देखिए, ही यूज्ड टू ये लिखा हुआ है। ही यूज्ड टू सिट्स, वो बैठा करता था दिन रात, अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे, इन फ्रंट ऑफ ए टेम्पल, टेम्पल के सामने, टेम्पल, दैट इज हाउ ही अर्न द नेम, और इसी प्रकार उसने जो है अपना नाम कमाया है। क्या आपको लगता है इसमें कोई एरर है? अगर एरर है तो बताइए क्या है, और नहीं है तो बताइए क्यों नहीं। बताइए।
मैं बताता हूँ बच्चों, देखिए ज़रा 37 में हमको पता है कि यूज टू एक हेल्पिंग वर्ब है। अब जो कि यूज टू एक हेल्पिंग वर्ब है तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म में कभी एस नहीं लगाते क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट हमारे पर यहाँ पर नहीं है। तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है बेटा, सेट्स का क्या कर दिया जाएगा, सेट कर दिया जाएगा बच्चों। अब आइए नंबर 38 पे, देयर आर मैनी इनर वॉइसेस, ऐसी अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं जो कहती हैं हमसे इनसाइड योर हेड, आपके सर के अंदर, एंड बिलीव, कहती हैं और ये बिलीव, विश्वास करिए, दैट दे शुड बी नॉट बी ट्रस्टेड, और उनको विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। बताइए इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है हमारा। सेंटेंस अच्छा है वैसे, बढ़िया सेंटेंस है। देखिए बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ऐसी बहुत सारी अंदर से आवाज़ें आती हैं जो ये कहती हैं। अब देखिए हम किसी इंसान से बात करते हैं ना तो स्पीक पर टू गलत नहीं है, आप ये परेशान बिल्कुल मत होइए, लेकिन हमसे बात करती हैं तो अस के हिसाब से यहाँ पर योर कैसे होना चाहिए, यहाँ पर तो अवर होना चाहिए, नहीं आर होना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, हम जब भी पॉजेसिव केस लगाते हैं, देखिए हम जब भी पॉजेसिव केस लगाते हैं, ये देखिए हम जब भी पॉजेसिव केस लगाते हैं तो कब लगाते हैं भाई, हम पॉजेसिव केस तब लगाते हैं बच्चों जब हमारा सब्जेक्ट अलग अलग, सब्जेक्ट जिस हिसाब से सब लगाते हैं ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या लगा हुआ है, अस लिखा हुआ है, देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है, अस लिखा हुआ है, ठीक। तो अस हमारा जो है, अस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भाई हमारा यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर अवर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब चलिए बात करते हैं अगले सेंटेंस की। भगवान के विद गॉड्स ब्लेसिंग, भगवान के आशीर्वाद से और मेरी मेहनत की वजह से, आई क्लियर्ड मैनी हर्डल्स, मैंने बहुत सारी बाधाओं को पार कर लिए ज़िंदगी में, और डिड रीजनेबल विद बूथ। अब ये देखिए इसमें बताइए, बढ़िया सेंटेंस है, ऐसी सेंटेंस आने की उम्मीद है सीजर में। बताइए ABCD कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। मैं बताता हूँ, भगवान के आशीर्वाद से और मेरी मेहनत की वजह से मैंने क्लियर कर लिए बहुत सारी बाधाएं अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान देंगे पहला सेंटेंस पास्ट में ना, अगला पास्ट में, बिल्कुल सही है। रीजनेबल विद बोथ, अब देखिए बोथ के बाद क्या लिखा हुआ है बच्चे यहाँ पे, बोथ के बाद प्रोफेशनल और पर्सनली लिखा हुआ है, जबकि हमको पता है कि हमने दोनों काम को एडवर्ब बनाना है। तो यहाँ पर प्रोफेशनल, ये देखिए प्रोफेशनल और पर्सनली गलत लिखा हुआ है। क्या करना है, पर्सनली जिस तरह एडवर्ब है वैसे ही एंड के पहले भी एडवर्ब बनेगा, प्रोफेशनल का क्या हो जाएगा, प्रोफेशनली हो जाएगा। चलो अब बात करेंगे नंबर 40 की। इफ़ यू हैव क्रिएटिव स्ट्रीक विच यू हैव नेवर परस्यूड, बताइए क्या गलती होगी। इफ़ यू हैव क्रिएटिव स्ट्रीक विच यू हैव नेवर परस्यूड, अब आप अगर ध्यान देंगे बेटा यहाँ पे तो देखिए, अगर आपका दिमाग क्रिएटिव है या आपके मन में ऐसी कोई ऐसी क्रिएटिव बात है जो आपने कभी परस्यू, मतलब आपने उसको फॉलो नहीं किया है, अब ये गलत हो गया। अगर आप इंटरेस्ट लगाओगे ना तो इंटरेस्ट हैव के हिसाब से तो सही लगा, ये देखिए जरा इंटरेस्ट जो आपको लिखा हुआ है वो हैव के हिसाब से तो सही लगा हुआ है, इंटरेस्टेड थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है। लेकिन आप अगर आप देखें माफ़ी चाहूँगा, तो इंटरेस्टेड का मतलब होता है किसी व्यक्ति के मन में इंटरेस्ट जगाना, जबकि हम यहाँ पर इंटरेस्टेड होने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हैव से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर और आर इंटरेस्टेड करना पड़ेगा, क्योंकि हैव के साथ आपने जो लगा दिया है परस्यूड, वो किसी चीज़ के पीछे भागना, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो आप कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा। तो बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप इंटरेस्टेड में होने की इंग्लिश जो है वो क्या लगाएंगे, आप बेटा इंटरेस्टेड में होने की इंग्लिश क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। अब आइए नंबर 41 की बात करते हैं। बताइए नंबर 41 में कौन सी एरर जो है निकाली जाएगी। आइए, द ओनली थिंग, एकमात्र चीज़ जो कि एंड्योर एंड कैन सस्टेन, जो कि सहती है और सस्टेन कर सकती है इन्फेंट एक बच्चे को, कब कौन से स्टेज तक, उस स्टेज तक जबकि वो इम्यूनिटी रिसीव नहीं कर लेता है। ये जो चीज़ है, ये जो ओनली थिंग है, ये आती है कहाँ से, कंजम्पशन यानी कि पीने से। अब माँ का दूध, देखिए माँ के दूध की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी करेंगे, तो मदर्स मिल्क में आपको एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा, ठीक है।
तो अब आप चाहो तो भाई एक काम कर सकते हो, अब आप चाहो तो मदर को सिंगल करके, क्योंकि हर एक माँ की बात चल रही है, तो मदर को सिंगुलर करके आप सिंगुलर करके फिर अपॉस्ट्रोफी लगाओगे, यानी कि मदर का प्लूरल मदर्स नहीं करोगे। अब आइए 42 पे, क्या बात है, मज़ेदार। 42, 43, 44 तीनों करिए, जल्दी करिए। दिखाई पड़ रहा है? मैं आपको पहले एक काम करता हूँ, पहले 42 दिखा देता हूँ। चलिए ये देखिए 42, देखिए 42। ठीक, चलिए। बहुत सरल सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी, अंदरी और अंदरूनी और बाहरी जो एनवायरनमेंट है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने थॉट्स में, फीलिंग्स में और दुनिया भर में, ऑल्सो हैज़ एन अफेक्ट की जगह इफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आप एन लगाते हो ना, ये देखिए ज़रा ध्यान से, आप, मैं बता रहा हूँ, आप बेटा जब एन लगाते हो तो एन कब लगाते हो? हमेशा नाउन के पहले लगाते हो। अब नाउन तो यहाँ पर है नहीं, अफेक्ट मैंने प्रभावित करना होता है, तो यहाँ पर अफेक्ट ये बेटा क्या कर देंगे, इफेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर इसका नाउन बनाना है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर, देखिए नंबर 43 की। बताइए क्या किया जाएगा, क्या एरर आपको लग सकती है, क्या एरर हो सकती है भाई, बताइए। आप वीडियो को आराम से पॉज करके देख लीजिए, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस में रसायन नहीं होगा, क्योंकि रसायन का बहुवचन बनाना है, तो रसायन का रसायंस करेंगे, अपॉस्ट्रोफी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। चलो आओ 44 पे, बताओ भाई क्या एरर हो सकती है, बताइए क्या एरर हो सकती है। स्कैन करने में ये जो मैटर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा कि इसको मैं जो है सही से करूँ, ठीक है। चलो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इन रिलेशनशिप्स टू शी सीम्स टू हैव सबसिस्टेड। अब सिंपल सी बात है, मैंने अपनी क्लास में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है कि सीम भी एक क्रिया है, हैव भी एक क्रिया है, और दो क्रियाओं के बीच क्या लगाते हैं, TO2 लगाते हैं। TOO2 वाला जो टू लगाते हैं ये एक एडवर्ब है, और ये ज़्यादातर एडजेक्टिव के पहले या भी के सेंस में लगाते हैं। ज़रूरत नहीं यहाँ पर TOO की, तो सिंपल सी बात है बेटा, हम क्या कर देंगे यहाँ पे बच्चों, हम लोग यहाँ पर जो है TOO को काट देंगे और TO